ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी ने बयान दिया है। पाकिस्तान के कुछ लोग हालात खराब करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में हालात कंट्रोल में है, ये कहना है आमिर मुत्तकी का। अफगानिस्तान के रास्ते सभी के लिए खुले हैं। अब आप ये देखें, अभी तक उन्होंने पाकिस्तान पर डायरेक्टली जो बयान दिया था वो हमने आपको सुनाया था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग हमारे देश में हालात खराब करना चाहते हैं। रास्ते सभी के लिए खुले हैं, ये वो तय करें, पाकिस्तान तय करे कि वो करना क्या चाहता है। आप सुने आमिर मुत्तकी ने क्या कहा। अफगानिस्तान की वज़ीयत ढेर खिदा और पाकिस्तान सरा नमग आड़ी की लोड़ी जवरी लरी यो खबर बाद वाज़ेह को पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासत के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफ़गानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफ़गानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक का सरहदों का और फ़ज़ा का जो हिफाजत है वो उस मुल्क के फौज कर रहा है। लेकिन वाहिद मुल्क अफ़गानिस्तान है कि तारीख़ के कई अरसों से लोग और हुकूमत मिलकर, फौज और आवाम मिलकर अपने सरजमीन से दिफा कर रहा है। और अफ़गानिस्तान का एक और बड़ा खुसूसियत ये है कि आपस में अगर कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन जब बैरूनी मुदाखलत की बात आता है तो सारे अफ़गान लोग, सारे आवाम, सारे उलमा, सारे हुकूमत वाले लोग, ये सब के सब इकट्ठे होकर वो मुकाबला करता है। आपने आमिर मुत्तकी को ये कहा कि सरहदों की रक्षा करने में हम सक्षम हैं, हम सबसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते अफगानिस्तान में शांति रहे। ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा टॉक टू अस, हमसे बात करो, हम जीरो टेंशन चाहते हैं। पाकिस्तान ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं है। सीधा सीधा संदेश जो आमिर मुत्तकी ने दिया वो पाकिस्तान को ही दिया। पाकिस्तान पर वहां के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग चाहते हैं कि वो हालात खराब करें, लेकिन अफगानिस्तान सक्षम है। देखिए मसला क्या है अफगानिस्तान के साथ, एक तो पाकिस्तान को पहले लग रहा था कि उनके साथ उनका बेहतर होगा जी, तालिबान का और आतंकवाद का जो एक रिश्ता रहा, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो बना हुआ है वहाँ पर TTP जी, तो वो जिस तरह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में जो एक्टिविटी कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार
के जो लोग हैं उसके खिलाफ हैं। लगातार वहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, उससे पाकिस्तान परेशान है और उसको लग रहा है कि अफगानिस्तान उनको पूरी मदद कर रहा है। तो वो एक बड़ा झगड़ा है, जबकि वहाँ पर वो लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई, अपनी सरकार, अपनी व्यवस्थाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सरकार उस पर कोई काम उस तरह से नहीं कर रही है और वो उनको नज़रअंदाज करके अब वहाँ पर बहुत पीक पर पहुँच गया मामला। इतना आसान नहीं, बहुत लंबे समय से वो लड़ाई चल रही थी और वो तहरीक तालिबान जो है, टीटीपी जो है, उसको लगातार वहाँ पर वो काम कर रहा है। लगातार अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ा हमला हुआ था, वो लोग मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे। ये एक बड़ी वजह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होने की। पाकिस्तान बलूचिस्तान पर और खैबर पर ध्यान नहीं दे रहा, ये अफगानिस्तान को परेशान करता है। वो कह रहा है कि उन दोनों चीज़ों को ठीक करें। वहाँ पर परेशानी यह है कि शहबाज और आसिम मुनीर को लगता है कि वहाँ जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं। जी जी। तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स जो है, डिप्लोमेसी है, उस दोनों के बीच का कन्फ्रंटेशन अभी वहाँ पर चल रहा है। अफगानिस्तान ने जो अटैक किया, जो कल हुआ, अब विदेश मंत्री तो आमतौर पर इसी तरह से बात करते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है। रिश्ते ठीक किए। इसमें इतना ही नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब अमेरिकी फ़ौजें वहाँ से हट रही थी तो पाकिस्तान ने ड्यूल रोल प्ले किया था। वो तालिबान के साथ भी था, वो अमेरिका के साथ भी था। उसके बाद वो जो संबंध थे आईएसआई और पाकिस्तान जो फौज थी, वो संबंध उनको लगा कि अब तालिबान हमारे इशारों पर काम करेगा। और जब ये वहाँ पर गए तो उनको समझ आया कि ऐसा नहीं होने वाला है, जो तालिबान है वो अपने हिसाब से काम करेगा, और वहां से ये जो दिक्कतें हैं वो शुरू हुई। बिल्कुल। एक खबर और इसी से जुड़ी हुई ये है कि अभी तक एक चर्चा चल रही थी कि क्यों महिला पत्रकार इस पूरी खबर को रिपोर्ट करने के लिए वहां पर क्यों नहीं मौजूद थी, लेकिन इस बार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अग्रिम पंक्ति में महिला पत्रकारों को रखा गया था। ये एक अपडेट और इसी खबर से जुड़ी हुई आपके सामने हम रखते हैं। अब बात करेंगे अयोध्या की। 550 वर्षों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हुआ, जब रामलला भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। करोड़ों राम भक्तों ने सनातन की जय जयकार को साकार होते हुए देखा। अब सभी को 25 नवंबर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। ये दिन ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने जा रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर निर्माण औपचारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की फीट ऊंची धर्म ध्वजा मंदिर के गुंबद पर फहराएंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी बड़ी जोरों शोरों से है। कितना तेजी से काम होता है, कितना अच्छा काम होता है। और ये जो इंतजार था, हर्षवर्धन जी आपसे इस हिस्से पर चर्चा की शुरुआत करते हुए, इस क्षण का इंतजार कौन से हिंदू धर्मावलंबी को नहीं होगा? नहीं, निश्चित तौर पर। और अब ये जो नृपेंद्र मिश्र जी को मैंने सुना कि अब ये पूरी तरह से राम मंदिर, एक तरह से कहें कि अब कोई काम नहीं बाकी है। ठीक है, मंदिर है तो उसको बार बार उसमें कायाकल्प होते रहेगा, लेकिन जितनी चीजें राम मंदिर को लेकर एक योजनागत तरीके से जो सोची गई थी वो सब हो गया जी। जितने तरह के धर्म चबूतरे थे, जितनी मूर्तियां थी, जो दरबार था वो सब बन गया। पहला जो तल था उसमें जितने तरह की तैयारियां थी वो सब हो गया। उद्यान जो बनना था वो हो गया। यानी अब आप दिव्य भव्य राम मंदिर का दर्शन करेंगे। पहले जब राम मंदिर गए, जिस वक्त जो चुनाव से ठीक पहले हुआ, और निश्चित तौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो तब तो स्थिति ये थी कि आप जो मंदिर देख रहे हैं तो उसमें दाहिनी तरफ से आप एंट्री करते थे और अंदर गए और घूम के आ गए। और उस वक्त तो पांव में भी कंकड़ लगते थे क्योंकि पूरा निर्माण वगैरह हो नहीं पाया था। तो बहुत बड़ा हिस्सा था जो बचा था। हालांकि तब भी जो जहां पर रामलला विराजमान है उस तल का काम पूरा हो गया था, जो मूल काम है। अब जाहिर है हिंदुओं के लिए, राम भक्तों के लिए, और बार बार मैं कहता हूं, उस शब्द को मैं उपयोग करता हूं कि अगर आप अपने माँ बाप को या अपने आराध्य को दरिद्र रखते हैं तो आप संपन्न नहीं हो सकते। एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। अखिलेश यादव जी जाएंगे अब दर्शन करने? अब तो मंदिर पूरा हो गया। नहीं, देखिए, अखिलेश जी आजकल जिस तरह से तंज करते हैं, उसमें इस सवाल का जवाब मान लीजिए आप उन्हीं से पूछते हैं मीनाक्षी जी, तो क्या जवाब आता मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए। जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो वो तय करें। और देखिए, राहुल जी जाए न जाए वो अलग बात आता है। राहुल गांधी के जीवन व्यवहार में कोई बहुत धर्म का हिस्सा है नहीं। अखिलेश यादव के जीवन व्यवहार में नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मतलब वो खुद मंदिर एक बहुत बड़ा बनवा रहे हैं और ये अच्छी बात है भाई। मतलब ये बार बार कहा जाता है ना कि हिंदू होना कोई किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति, कोई किसी एक संस्था, यहां तक कि संघ खुद कहता है कि हिंदू धर्म की कोई हम ठेकेदारी नहीं लेते हैं, हम ठेकेदार थोड़ी ना हो सकते हैं। और इतना बृहद विशाल, उसमें रामलला विराजमान का मंदिर है।
कौन नहीं जाना चाह रहा है, जो नहीं जा पा रहा है किन्हीं वजहों से, उसके मन में कितनी पीड़ा है, और जो जा ही नहीं रहा है, मतलब सारी साधन संपन्नता होते हुए, तो मैं वही कहूंगा कि प्रभु ने मति पर कुछ रख दिया, और क्या कहेंगे, इससे अधिक क्या कहेंगे, जाना ही चाहिए। बहुत सुंदर। एडीजी पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी हुई इस पर जबरदस्त संग्राम है। विपक्ष सरकार पर हमले तेज कर रहा है। उधर सीनियर आईपीएस पूरन कुमार के परिवार को मनाने की कोशिशें अब तक नाकाम रही है। पूरन कुमार का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ पीजीआई में रखा हुआ है। सरकार पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, लेकिन परिवार इसके लिए राजी नहीं है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने पूरन कुमार के परिवार की एक और मांग मान ली है। एफआईआर में SC/ST से जुड़ी हुई सख्त धारा जोड़ दी गई है, क्योंकि दिवंगत आईपीएस की धर्मपत्नी अमनीत पी कुमार ने एफआईआर में ऐतराज जताया था। अब सरकार ने एफआईआर में धारा 3(2)(v) जोड़ दी है। आईपीएस कुमार दलित समाज से आते थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कुमार, रोहतक के तत्कालीन एसएसपी नरेंद्र बजरानिया समेत कई और अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं। जाति को लेकर प्रताड़ना करने का भी आरोप लगाया गया है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास में ही सर्विस रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। विपक्षी दल बीजेपी को टारगेट कर रहा है। यहां तक अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि पीडीए समाज जागरूक हो गया है, हम सरकार बनाएंगे और पीडीए को इंसाफ दिलाएंगे। मतलब यह है कि अखिलेश यादव को इस मामले में भी अपनी सियासत दिखाई दे रही है। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना, ये समाज में हो क्या रहा है आखिरकार, और ये आज की सरकार कर क्या रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं, तो संकल्प लेते हैं कि पीडीए समाज को सम्मान दिलाने के लिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें गैर बराबरी से निकालने के लिए हम लोग जन जन में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के समर्थन लेकर के सरकार बना करके पीडीए समाज को और सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। मैं एक और रिएक्शन इस पर आपको सुनाऊंगी जो हरियाणा सरकार की तरफ से आया, लेकिन पहले समीर जी इस पर एक बात बताएं। एक होता है कि कोई जुर्म हुआ, वो जुर्म क्यों हुआ, या सुसाइड हुआ, सुसाइड के पीछे सुसाइड के लिए आपको परेशान करने वाले वो तत्व कौन से, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ पर दलित राजनीति, पीडीए वाला इंसाफ, जिसमें कथावाचकों तक अखिलेश यादव पहुंच गए, ये क्या है? देखिए, जिस अधिकारी ने जो आईपीएस है जिन्होंने सुसाइड किया, तो उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा उस पर तो उन्होंने लिखा है ना कि भैया दलित होने के कारण उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है पोस्टिंग को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। और उन्होंने कहा है कि भाई एक सिंडिकेट की तरह एक लोग काम कर रहे थे, एक ग्रुप बना के काम कर रहे थे, एक गैंगस्टर के रूप में काम किया जा रहा था। कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी को बदनाम करने, किसी के खिलाफ साजिश करने की कार्रवाई कर रहे थे। तो उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी को तो आधार माना जाएगा। जब आदमी सुसाइड करे तो चिट्ठी लिखता है, उसे तो एक प्रमाण के रूप में माना जाता है। और यह बहुत बड़ा मामला मुझे लगता है हरियाणा ने पूरे देश के लिए बनते जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते, उन्होंने तमाम मांगे जो थी, उनकी जो पत्नी जो खुद एक आईएएस है, उनकी मान ली गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ नहीं है, तमाम मांगे जो है कि भाई डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तत्काल सस्पेंड किया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए, जो मांगे अभी वो मांगी नहीं गई। भाई इतना बड़ा मामला है कि इस तरह की सरकार कार्रवाई एकदम से कर नहीं सकती। अब मुझे लगता है लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो असली चरित्र सारी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में होता है, सभी राज्यों में इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का चरित्र होता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी सिंडिकेट बना के काम करती है। कोई तमिल ब्यूरोक्रेसी एक तरफ हावी होती है, कहीं कोई दूसरे कम्युनिस्ट की होती है। और इसमें तो दलित का मामला आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी दलितों को लेकर बहुत एक संवेदनशील रही है, और एक बड़े अधिकारी का मामला है लगातार। तो मुझे लग रहा है इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और ये देखना होगा कि हरियाणा सरकार इसे कैसे हैंडल करती है, इस मामले में कैसे दलित व्यक्ति के साथ न्याय होता है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इतना बड़ा मामला होगा तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा। बिहार का चुनाव सामने, उसके बाद अभी बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, यूपीए में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, एक साल के बाद 2027 में। तो अखिलेश यादव तो अभी से पीडीए का जिक्र कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष के दल इसे राजनीतिक रूप से देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी देखना चाहिए कि इस मामले में जो भी है न्याय मिले उस परिवार के साथ। रिक्वेस्ट करूंगी जरा पीसीआर डायरेक्टर से कि जरा वो जो जितने नाम वो चला रहे थे वो सारे नाम चला दें, क्योंकि उसमें से एक नाम जो आरोपित का है वो उसमें कुछ मुझे यादव भी दिखाई दे रहा था। जी देखिए, इसमें ना
एक दो चीजें हैं, जैसे पूरा ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर हरियाणा सरकार जो है वो जानबूझ के बहुत सारी चीजें कर रही है। उन्होंने एफआईआर जो है उसमें धाराएं जोड़ी हैं। दूसरा जो पोस्टमार्टम की बात आ रही है उसमें जो पत्नी है उनकी अमनीत, उन्होंने कुछ मांगे की थी। उन्होंने ये कहा था कि एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो है उसको रखा जाए मेडिकल बोर्ड में, एक जो है मजिस्ट्रेट को रखा जाए, तो उस कारण से जो पोस्टमार्टम है वो डिले हुआ है। बाकी ये बात तो सही है कि एक दलित ऑफिसर है उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उन्होंने अपनी पूरे जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा है और इसकी जांच होनी चाहिए। जिन जिन का नाम उन्होंने लिया उस बात में ये शत्रु सिंह जीत कपूर है, अमिताभ ढिल्लो, संदीप खिरवार, संजय कुमार और माटा रवि किरण, कला रामचंद्रन, ये बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। उन्होंने बहुत सारे नामों को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सिस्टमैटिक तरीके से उनको जो है हैरेस किया गया, ना केवल उनकी पोस्टिंग वगैरह को लेकर बल्कि उनके घर को लेकर, जो उनको अलॉट होना था, गाड़ी को लेकर, बाकी सब चीज़ों में भी जिस तरह से उनसे व्यवहार किया गया, इस सारे प्रताड़ना को उन्होंने सामने रखा। एक होता है जाति के आधार पर किसी को तंग करना, और एक ये है कि एक सिंडिकेट पूरा इस तरह से काम कर रहा है। तो क्या वो केवल जाति के आधार पर ये सिंडिकेट काम कर रहा है? मेरा थोड़ा सा प्रश्न इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि जितने मैं नाम देख रही हूं उसमें सभी जाति के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पर क्यों ना हो। इस पर एक जरा रिएक्शन सुन ले और फिर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं हर्षवर्धन जी, इसमें मैं राजनीति वाला एंगल से भी इस पे सवाल पूछना चाहती हूँ। जो अभी अखिलेश यादव का बयान हमने सुनाया था और नायब सैनी जो कर रहे हैं, क्या काफी है? देखिए, अभी तक नायब सैनी या जो भाजपा की सरकार है उसने कुछ ऐसा किया हो जो कुछ गड़बड़ करने की, कुछ दबाने की, कुछ छिपाने की कोशिश हो, वो तो नहीं लगता है। जो उनकी पत्नी है, जो स्वयं आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। हाँ, उनका आरोप जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, मुखिया हैं, उनके ऊपर है और बहुत गंभीर आरोप। लेकिन यह सवाल सचमुच समझना है, क्योंकि अभी एक बड़ा विचित्र सा माहौल हो गया है कि देश में कुछ भी होता है तो सबसे पहले जाति खोजी जाती है। क्या आईएएस आईपीएस जो दंपति हैं उनको जाति के तौर पर ही, जाति की वजह से ही प्रताड़ित किया जाता है जी। और मैं, चूंकि उस वक्त मैं उत्तराखंड में था, देहरादून में था, क्राइम रिपोर्टर के तौर पर एक अखबार में था, तो मुझे याद है, अब कंचन चौधरी भट्टाचार्य रही नहीं, उनको उस वक्त के डीजीपी उत्तराखंड ने बिना एसी की गाड़ी, खराब एसी की गाड़ी, और चूंकि मैं रिपोर्टर था तो जाते थे तो हम लोग बैठ के बताते थे और वो सुनते नहीं थे। उनकी गाड़ी कभी गड़बड़ हो जाए तो वो ठीक होने में गैरेज में रह जाती थी, उनको दूसरे के साथ आना पड़ता था। उनको एडीजी विजिलेंस बना दिया था। मतलब मैं ये सिर्फ एक नाम लेके, चूंकि अभी याद आ गया और सब लोग जानते हैं उड़ान वाली कविता चौधरी, तो इसलिए वो ध्यान में आएगा। लेकिन ये एक सामान्य है कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है, जहां हम सबसे ज्यादा पावर देखते हैं, वहां की पावर टसल बड़ी खराब होती है। वो एक दूसरे को बहुत खतरनाक और गंदे तरीके से प्रताड़ित करते हैं। अभी हमने यूपी में देखा था, जब दो उसके जीएसटी के अधिकारी थे और एक ने दूसरे का वो मुक्का मार दिया या कान काट लिया, कुछ कर लिया था। एक की पत्नी वो डीसीपी थी तो दूसरे ने एफआईआर करवा दी। यानी ये जो पावर कपल्स हैं, इनके बीच के भी जरा वो समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से है। यहां चूंकि उनकी पत्नी वो बहुत लोगों को चिन्हित करके नाम लेके कह रही है, जांच कमेटी ठीक से बने, उसकी जांच ठीक से हो और जो दोषी हो सजा दी जाए। लेकिन अखिलेश जी वहां बैठ के वो इटावा में कोई जो नाम छिपाकर फर्जी आधार कार्ड पर कथा करने गया था, वहां से लेके और यहां तक चले आए, ये बहुत खराब है और समाज के लिए तो अच्छा नहीं जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम से जुड़ी हुई है खबर, जिन्होंने फिर से कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। चुनाव सिर पर है, लेकिन पी चिदम्बरम कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मनमोहन सरकार ने विदेश दबाव में आकर मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया और अब वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में गलती गिनवा रहे हैं, जिसकी कीमत तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो बयान एक बार मैं जल्दी से सुना देती हूँ, पी चिदम्बरम ने क्या कहा।
बहुत सी बातें होती हैं विजय जी, सही हुआ गलत हुआ, सालों साल तक इस पर चर्चा होती रही, आज भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बात का पी चिदम्बरम का कहना नहीं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात नहीं। एक तो मैं आपको थोड़ा सा एड ऑन कर दूं कि राहुल गांधी जी ने भी 6 महीने पहले करीब इस घटना को गलत बताया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार को। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड कोई बहुत अलग हो आज की तारीख में वो नहीं है। और इंदिरा गांधी के वक्त भी इस पर बहुत चर्चा हुई और लोगों ने माना कि कुछ गलती हुई, और उसके बाद ये गलती भी हुई कि इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को चेंज नहीं किया जाए। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो भी फैसला सरकारें करती है, सरकार खुद अकेले तो करती नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने भी फैसला नहीं किया होगा, जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने किया होगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है ना, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जब चर्चा क्यों हुई आज, वहाँ पर एक किताब की चर्चा थी और ये फेस्टिवल था खुशवंत सिंह के मेमोरी में। तो खुशवंत सिंह और ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी देखिए। खुशवंत सिंह वो देश के बड़े संपादकों और ऑथर्स में से हैं जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपना सिविलियन अवार्ड लौटा दिया था जी। और वो इंदिरा गांधी के सबसे क्लोज जो जर्नलिस्ट माने जाते हैं उनमें से हैं। बल्कि ये कहा जाता था कि खुशवंत सिंह जी उनको बताया करते थे, एडवाइस दिया करते थे, आदेश दिया करते थे कि क्या करना है। और इस पर देश भर में ये राय है कि उस तरह की घटना को उस तरह से डील नहीं किया जाना था जैसे किया गया है। लेकिन चिदम्बरम जी का मसला अलग है। चिदम्बरम जी जब ये बात बोल रहे हैं तो उनकी नाराजगी मौजूदा लीडरशिप के साथ दिखाई दे रही है। जो अभी पहले वाली घटना का आपने जिक्र किया है कि किस तरह से मुंबई वाली 26/11 की बात को, तो वो कांग्रेस की अंदरूनी जो झगड़ा है, लीडरशिप है, वो दिखाई दे रहा है इसमें। पर चिदम्बरम क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑपरेशन किया गया वो गलत था या डिसीजन लिया गया वो गलत था ऑपरेशन करने का? ये समझ नहीं आया मुझे। सर मुझे लगता है कि सवाल डिसीजन पर है, यानी इंदिरा गांधी का डिसीजन गलत था। हाँ। उन्होंने आगे उसको जोड़ा है, उन्होंने कहना कि आई एम नॉट, बाद में 4 महीने बाद हम ही ने करके दिखाया। नहीं तो ये भी कहना मतलब सर देखिए, मुझे लगता है इस खबर के लिए थोड़ी सी और हमें समय की आवश्यकता थी, लेकिन समय का अभाव है। बड़ी माफी के साथ ये, लेकिन खबर चर्चा में जरूर लाई जाएगी और थोड़ी विस्तार से चर्चा कल की कहानी कुर्सी की में भी जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राहुल जी, सुमीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।